यह नोट का नमूना विचार करने के लिए पब्लिक के सामने पेश किया गया। जब ये संगठन बनाया गया उसी समय एक नाम रखा गया कि भाई इसका नाम रखा जाना चाहिए विश्व नागरिक कोष, वर्ल्ड सिटीजन्स फंड, बल्कि ग्लोबल सिटीजन्स फंड GCF ये नाम रखा गया। और इस संगठन के पृष्ठभूमि में जो चर्चाएं हुई उनमें ये कुछ चर्चाएं, महत्वपूर्ण चर्चाओं से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। वो बात आई कि यह तय हुआ कि जो सरकार अनाज सड़ाने को तैयार हो, जो सरकार गरीबों में मुफ्त बांटने को तैयार ना हो, जो सरकार सर्वोच्च न्यायालय के मुफ्त बांटने के आदेश का उल्लंघन करने को तैयार हो, और जो सरकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को चुप्पी सधवाने के लिए अपने कृषि मंत्री ही नहीं अपने प्रधानमंत्री को भी मोर्चे पर लगाने को तैयार हो, वह सरकार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लगभग आधी जनसंख्या यानी भारत में उस समय 65 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि अनाज बांटने से 65 करोड़ लोगों को फायदा होता। लेकिन 65 करोड़ लोगों के फायदे को न देखकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना उचित समझा। इसका मतलब उन 65 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि यह सरकार नहीं है। 80% जो लघु और सीमांत अनाज उत्पादक किसानों का प्रतिनिधित्व भी यह सरकार नहीं करती, क्योंकि जो 80% किसान हैं इनकी जमीन बहुत छोटी है, छोटे काश्तकार हैं। वोटरशिप के कानून से या अनाज बंटने से उनका फायदा ही था, लेकिन उनके हितों को नजरअंदाज किया सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना उचित समझा। देश के ऐसे प्रतिनिधित्व वह सरकार नहीं करती जो लोग देश के हर नागरिक को राष्ट्र रूपी परिवार का घरेलू सदस्य मानते हैं। यानी कि जो देश के लोग, ऐसे जितने भी लोग देश में हैं जो पूरे देश को अपना मानते हैं, ऐसी सोच रखने वाले किसी भी एक आदमी को प्रतिनिधित्व यह सरकार नहीं करती। अगर करती तो वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन नहीं करती। रिजर्व बैंक को जो 31 दिसंबर 2009 को पत्र भेजा गया था, उस पत्र के निष्कर्षों और विश्लेषण को अक्षरशः सत्य साबित करते हैं कुल 5 सबूत। हम आपको पांच चीजें पेश करते हैं, 5 एविडेंस बताते हैं, 5 सबूत बताते हैं, जिससे यह पता चलता है कि जो पत्र रिजर्व बैंक को भेजा गया था, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेजा गया था इस नोट को छापने के बारे में, उस पत्र के निष्कर्ष सही हैं, उस प्रश्न के विश्लेषण सही है, उस पत्र के पृष्ठभूमि सही है। क्यों सही है? 5 कारण। मैं 5 कारण आपको बताऊंगा। पहला कारण यानी पहला सबूत, संविधान में आरक्षण संबंधी अनुच्छेद 344 लिखते समय सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ों को पिछड़ा मानना और आर्थिक रूप से पिछड़ों को पिछड़ा ना माना जाना, यह सबूत नंबर 1। यानी कि जो मिडिल क्लास है, मध्य वर्ग है, साइकिल मोटरसाइकिल वालों को संविधान बनाने वाले भी दोयम दर्जे का नागरिक मानते थे। नहीं तो वो क्यों लिखते कि पैसे से पिछड़ा पिछड़ा नहीं माना जाएगा, केवल पिछड़ी जाति में पैदा हो गया, चाहे वो कलेक्टर के घर में पैदा हो जाए तो पिछड़ा है, और अगर वो शिक्षा में पिछड़ा है, कम पढ़ा लिखा है, छोटी डिग्री है तो पिछड़ा है, लेकिन पैसे में पिछड़ा है तो पिछड़ा नहीं है। यह बात संविधान के अनुच्छेद 344 में लिखी गई, खुद बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा। तो बाबा साहब अंबेडकर भी साइकिल और मोटरसाइकिल वालों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते थे, क्या सोच रखते थे? वही जो सामंती सोच का आरोप अंबेडकर जी दूसरों पर लगाते थे। अंबेडकर जी के बारे में कहा जाता है कि भारत का संविधान बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन आरक्षण संबंधित अनुच्छेद 344 तो अंबेडकर जी ने खुद लिखा। अंबेडकर जी से यह गलती कैसे हुई? जानबूझकर हुई या अनजाने में हुई? अगर अंबेडकर जी होते तो आज उनसे सवाल पूछा जाता, लेकिन आज वो नहीं है।
तो हम ये मान के चलते हैं कि शायद उनसे भूल हुई होगी कि पैसे से पिछड़े हुए लोगों को पिछड़ा नहीं मानते थे। हो सकता है ऐसी भूल उनसे हो गई हो। अगर हम ये मान भी लेते हैं, लेकिन गलती तो है, ये संविधान की कमी तो है, इसको तो मना नहीं किया जा सकता। अब मैं पेश करता हूं दूसरा सबूत। दूसरा सबूत सन 1974 से 76 में जो जेपी आंदोलन के नाम से देश में बड़ा राजनीतिक भूचाल आया और उस समय की इंदिरा सरकार चुनाव हार गई और जनता पार्टी सरकार आई, उसमें भी मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। क्यों बनाया गया? उसका एक ही काबिलियत थी, मोरारजी देसाई की एक काबिलियत थी कि जब बैंक, देश के अरबपतियों के बैंकों का सरकारीकरण हो रहा था, राष्ट्रीयकरण हो रहा था, तो मोरारजी देसाई ने इसका विरोध किया था। चूंकि विरोध किया था तो उससे पता चल गया था कि मोरारजी देसाई कांग्रेस में के नेता जरूर हैं, लेकिन ये अरबपतियों के वकील हैं, अरबपतियों के पिट्ठू हैं। इसलिए मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के लिए चुना गया। तो वो पूरा का पूरा आंदोलन बाद में एक आयोग बना, उससे पता चला कि पूरी दुनिया में बहुत सारे फंडिंग एजेंसीज जो दुनिया में पूंजीवादी अत्याचार को बनाए रखने के लिए काम करती हैं, उन लोगों ने मिलके इस आंदोलन को पैसे की ताकत से चलाया था। और देश के नेता पब्लिक को कह रहे थे कि जनता गेहूं चावल बेच करके आंदोलन चला रही है। जनता गेहूं चावल बेच के कभी आंदोलन नहीं चलाती। बड़े आंदोलन जो मीडिया की ताकत से चलाए जाते हैं और वो सबके पीछे मीडिया वाले पैसा लेते हैं और वो पैसा देश और दुनिया के अरबपति लोग देते हैं। यह 1974 से 76 की घटना, यह दूसरा सबूत है। और जो तीसरा सबूत है वो है दोनों सदनों के 137 सांसदों द्वारा वोटरशिप संबंधी संसद में पेश याचिका के प्रति सरकारों और बड़े दलों के प्रमुख लोगों का बर्ताव, जो 2005, 6, 7 में हुआ। 2005, 2006, 2007, 2008 भारत की संसद में जो बर्ताव गरीबों और मध्य वर्ग को न्याय देने वाले कानून के साथ हुआ, कानून के मसौदे के साथ हुआ, वोटरशिप के प्रस्ताव के साथ हुआ, ये तीसरा सबूत है। और चौथा सबूत हम आपको पेश करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 31 अगस्त 2011, जिसमें उसने कहा था कि अनाजों को बांटो, सड़ते हुए अनाजों को बांट दो, लेकिन सरकार तैयार नहीं हुई। यह सबूत नंबर 4। और मैं आपको सबूत नंबर 5 पेश करता हूं कि वोटरशिप की दिशा में काम करने की सजा के तौर पर यूपीए 2 यानी कांग्रेस गठबंधन सरकार के खिलाफ सन 2011 से 2014 में मीडिया का बर्ताव और खरपतियों द्वारा चलाया गया आंदोलन व तख्ता पलट व अमीर दुर्योधनों की हां में हां मिलाने वाले मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना। यह सबूत नंबर 5। ये पांचों सबूत यह बताते हैं कि देश में साइकिल मोटरसाइकिल वाले अनाथ हैं, साइकिल मोटरसाइकिल वाले बेसंसद हैं, इनकी कोई संसद नहीं, इनकी कोई सरकार नहीं, इनका कोई देश नहीं, इनका कोई वतन नहीं, ये अनाथ है पूरी तरह। ये सबूत है इस बात के। इसलिए जरूरी हुआ कि नोट छापने में, आरडीआर छापने का काम करने में देर ना किया जाए, इसकी शुरुआत कर दी जाए और अंत में यह फैसला हुआ कि एक संगठन बना दिया जाए जो संगठन नोट छापने की बातों पर काम करे। और ग्लोबल सिटीजन्स फंड उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में गठित कर दिया गया, जो नोट छापने का काम शुरू किया। आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये जो नोट छापने वाला संगठन है ये किसका है? ये जो नोट छापता है संगठन, ये किसका संगठन है? ये प्रश्न सबके मन में होगा। बात ये है, मैं इसका उत्तर देते हुए आपको बताना चाहूंगा कि ये कुछ लोगों का साझा संगठन है। ये किसी की बपौती नहीं है,
किसी की प्राइवेट मिल्कियत नहीं है, किसी के जेब का संगठन नहीं है। यह जो नोट छापने वाला संगठन है, कुछ लोगों का साझा संगठन है, साझा मंच है। अब वो मंच किसका है?